students, I'm come back again. Now I'm going to tell you about the next topic, that is the resource development. रिसोर्स डेवलपमेंट में बेटा क्या होता है कि रिसोर्सेज जो है हमारी जिंदगी का एक मेन पार्ट है। अब इसमें जो है हम मेन पार्ट होने की वजह से कई बार क्या होता है कि हम रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज कर जाते हैं और जिसकी वजह से उनके जो है फिनिश होने के जो है चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक्सप्लॉयटेशन मतलब रिसोर्सेज का ज़्यादा बढ़ जाता है। अब रिसोर्स अगर ख़त्म हो गए तो फिर आगे फ्यूचर में हम क्या करेंगे, जिसकी वजह से फिर हमें ये सोचना पड़ता है कि क्या किया जाए जिससे कि रिसोर्स बचे रहें, क्योंकि हम काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि इसकी नीड भी बहुत ज़्यादा है, यानी रिसोर्स प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी हो गया हमारे लिए। तो रिसोर्सेज के कंजर्वेशन से की नीड्स को समझने से पहले हमें उन मेजर प्रॉब्लम्स को समझना होगा कि आखिरकार किन कारणों की वजह से रिसोर्स डेप्लीशन होने लगा है। पहला जो है, हमने रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में यूज कर लिया है कि ये जो है डेप्लीशन के एक्सटेंट पर आ चुके हैं, यानी खत्म होने वाले हैं, कुछ बचे हुए हैं। और दूसरा कारण ये है कि रिसोर्सेज का जो इस्तेमाल होता है वो जो है इसका ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से कुछ फ्यू हैंड्स में ये कंसंट्रेटेड हो चुके हैं। मतलब रिच पर्सन तो इन रिसोर्सेज का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि पुअर पर्सन को ये अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। और तीसरी बात यह है कि इससे कुछ ग्लोबल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होने लगे हैं, जैसे इन्वायरमेंट डिग्रेड होने लगा है हमारा, या फिर पॉल्यूशन वगैरह होने लगे हैं। तो अब इसकी नीड क्या है, ताकि हम रिसोर्स कंजर्वेशन हमें क्यों करना चाहिए या रिसोर्स प्लानिंग हमें क्यों करनी चाहिए। तो इसकी नीड के कुछ कारण हैं, जैसा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रॉपर जो है फ्यूचर में जो है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ प्रॉपर वे में हो, तो हमें इसको रिसोर्स को प्लानिंग करके उस रिसोर्सेज का एक वाइज यूज करना चाहिए, यानी हमें उन्हें रैशनल वे में यूज करना चाहिए ताकि उनका वेस्टेज कम से कम हो। दूसरा, अगर हम चाहते हैं कि फ्यूचर जनरेशन भी इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपनी डेवलपमेंट को इंश्योर करे, तो भी हमें इनको बचाना चाहिए। और तीसरी बात है, हम अगर ये चाहते हैं कि डेफिशिट एरियाज को भी इसका फायदा मिलना चाहिए, तो भी हमें रिसोर्स प्लानिंग करने की जरूरत है। अब रिसोर्स प्लानिंग को करने के लिए जब बार बार इतना स्ट्रेस आ रहा है कि हमें रिसोर्स कंजर्वेशन करना चाहिए, रिसोर्स प्लानिंग करनी चाहिए, तो करना क्या है आखिर? 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या है, रिसोर्सेज का जो है हमें क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री वर्क करने होंगे। पहले वर्क में क्या होता है कि रिसोर्सेज कहाँ मिल रहे हैं, कितनी मात्रा में है, उनकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, इन सबको मेजर करना और उनके जो है डिटेल तैयार करना, मेजरमेंट हो गया। दूसरे स्टेप में क्या किया जाता है बेटा कि उसमें जो है रिसोर्सेज जो मिले हैं, जिनकी क्वालिटी हम चेक कर चुके हैं और क्वांटिटी भी हमें पता है, अब उनका एक रिसोर्स प्लानिंग मैप तैयार करना, पर्टिकुलर एरिया में कितने रिसोर्सेज है उनका एक मैप क्रिएट कर लेना। और थर्ड स्टेप के अंदर बेटा होता है कि नेशनल रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान के साथ इस चीज को मैच करना। क्यों करने की जरूरत पड़ी, मैच करने की क्या जरूरत है? एक पर्टिकुलर एरिया में मिल रहे हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब इस डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि गवर्नमेंट का मेन टास्क होता है कि जो है पब्लिक वेलबींग करना या फिर सभी लोगों की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल कराना। तो ऐसे में क्या जरूरत आन पड़ी कि पर्टिकुलर रिसोर्स प्लान को हम एक नेशनल रिसोर्स प्लान के साथ मैच करते हैं, ताकि सरप्लस एरियाज के रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम डेफिशिट एरियाज को करने के लिए दे सकें और उनकी डेवलपमेंट को भी इंश्योर कर सकें। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत इसलिए भी आन पड़ी है क्योंकि इसका ओवर एक्सप्लोटेशन हमारे ब्रिटिश पीरियड में भी हो चुका है। क्योंकि ब्रिटिश पीरियड में, कॉलोनियल पीरियड के अंदर जो है ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उनके पास टेक्नोलॉजी थी और हमारे पास ह्यूज नेचुरल रिसोर्सेज थे जिनका इस्तेमाल करना हमें आता ही नहीं था, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इनका ओवर एक्सप्लोटेशन किया, अपने कंट्री की वेलबींग के लिए, अपने कंट्री की प्रोग्रेस के लिए उन्होंने इसका ज्यादा इस्तेमाल किया। आज वो स्थिति आ गई है कि हमें रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्स प्लानिंग के बारे में सोचना पड़ रहा है। तो ऐसे में महात्मा गांधी जी ने भी एक बार कहा था कि देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। इस कोट का क्या मीनिंग है कि यहाँ पर नेचर के पास या एनवायरनमेंट में इतने रिसोर्सेज हैं कि सबकी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने की ताकत और शक्ति तो हमारे नेचर में भी नहीं है। क्योंकि अगर फ्यू हैंड्स में अगर ये कंसंट्रेटेड हो गए, क्योंकि जो रिच हैं वो यूज करेंगे और जो पुअर हैं उनको ये अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, ऐसे में
कहाँ से प्रोग्रेस होगी देश की, कैसे लोग डेवलप करेंगे। और इसी वजह से महात्मा गांधी जी ने कहा था कि रिसोर्स प्लानिंग की जानी चाहिए, रिसोर्स प्लानिंग को इस वे में कंडक्ट किया जाना चाहिए कि सभी को उसका फायदा दिया जा सके। तो अब बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग के लिए क्या कोई और भी स्टेप उठाया गया है। इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग देशों की सरकारों ने कोई कदम उठाया है इसके लिए? हाँ, जरूर उठाया। 5 जून 1992 को रियो दो जनेरियो ब्राजील कंट्री के अंदर 100 नेशंस के हेड्स इकट्ठे हुए और उन्होंने नेचुरल क्लाइमेट और इन्वायरमेंट से और उनके इंटरनेशनल डेवलपमेंट के ऊपर जो है अपने अपने विचार रखे। और इस संगोष्ठी में या फिर इस जो मीटिंग के अंदर जो है 100 कंट्रीज के जो हेड्स थे उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें एजेंडा 21 को भी अडॉप्ट किया गया। एजेंडा 21 क्या था बेटा? एक ऐसा ये कह सकते हैं डिक्लेरेशन, एक मतलब घोषणा कि सभी देशों की सरकारें अपने अपने लेवल पर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गरीबी है, बीमारी है या फिर जो है आपसी सहयोग की जो भावना है उसको बढ़ाने के लिए, बीमारियों को खत्म करने के लिए या फिर जो है पर्यावरण की जो स्थितियां बनी हुई हैं यानी इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाएंगी, वो अपने लेवल पर एजेंडा 21 भी बनाएंगी और उसको फॉलो भी अपने अपने देशों में करवाएंगी। इसमें मेन जो है एजेंडा 21 का मेन पर्पस था लोकल गवर्नमेंट को इनेबल करना कि वो अपने लेवल पर कोई एक एजेंडा 21 बनाए और इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन को रोके और इस ज्यादा से ज्यादा एफोरेस्टेशन करे, जिसके लिए आगे चलकर काफी काम हुआ। अब बात आती है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स क्या है बेटा? आप सब जानते हैं कि लैंड के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। हर लिविंग बीइंग इसी लैंड पर रहता भी है और इसके ऊपर अपने फंक्शंस को परफॉर्म भी करता है, क्योंकि बिना लैंड के तो कोई काम पॉसिबल ही नहीं है। तो चाहे वो इंसान हो या जानवर हो या प्लांट्स हो। तो ऐसे में जब बात आती है लैंड रिसोर्स की, तो हमने इस लैंड को जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। यानी हमारे जो लैंड सरफेस है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो है हम मैं बताने जा रही हूँ आपको कि मेजर पोर्शन जो है 43% वो प्लेन लैंड से कवर्ड है, यानी प्लेन लैंड के रूप में हमारे पास मौजूद है। फिर नेक्स्ट जो है 30% लैंड जो है बेटा माउंटेन्स रीजन है, यानी यहाँ पर माउंटेन्स ने कवर कर रखा है। और थर्ड जो है प्लेट्यूज ने 27% को हमारे लैंड सरफेस को कवर किया हुआ है। ये तो हो गया हमारा लैंड यूज पैटर्न की, मतलब किस टाइप से हमारे जमीन के ऊपर कौन कौन से फॉर्मेट में लैंड दिखाई देती है। अब जो बात आती है कि क्या वो हमारी जो लैंड है वो डिग्रेड हो चुकी है, तो उसके कारण क्या है? काफी सारी हमारी जो जमीन है ये बहुत ज्यादा डिग्रेड हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? हाँ, जियोग्राफिकल एरिया हमारा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया लैंड का डिग्रेड हो चुका है। किस वजह से? वजह सिर्फ 2 ही होती है बेटा, एक तो नेचुरल फैक्टर्स, दूसरे ह्यूमन फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स बेटा आउट ऑफ कंट्रोल है, उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो तो पॉसिबल है कि डिस्ट्रक्शन करेंगी, जैसे कि फ्लड्स हैं, ड्रॉट्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं एक्सेट्रा। लेकिन ह्यूमन बींग्स ने भी अपने लेवल पर इस तरीके से काम किया है कि जिससे कि हमारी लैंड बहुत ज्यादा डिग्रेड हो चुकी है। वो कौन से ऐसे काम हैं? पहला काम है डिफोरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स और जो हमारे ट्रीज हैं उनको कट करना। इसकी वजह से हमारा फॉरेस्ट एरिया जो है वो बहुत कम हो चुका है। और सेकंड जो है ओवर ग्रेजिंग, जैसे राजस्थान, गुजरात के अंदर बहुत ज्यादा पशुओं को चराया जाता है, जिससे कि हमारी लैंड की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती जा रही है। थर्ड जो है ओवर इरिगेशन है, जिसमें हम ये कह सकते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आई है हमने बहुत ज्यादा अपने फसलों के उत्पादन की तरफ ध्यान दिया है। लेकिन फसलें तो नो डाउट बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन इसके साथ साथ ज्यादा पानी देने की वजह से, सिंचाई के साधन ज्यादा उपलब्ध कराने की वजह से हमारी जमीन की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती जा रही है। जो है नेक्स्ट जो है हमारा ओवर माइनिंग की वजह से भी जमीन खराब होती है, यानी लैंड की क्वालिटी डिग्रेड होती चली जाती है। क्योंकि मिट्टी के जो अंदर जो खड्डे खोदे जाते हैं या फिर जो सुरंगे बनाई जाती हैं, उससे जो मिट्टी उठती है वो उड़ कर दूसरी जमीन पर चली जाती है और उस एरिया की पर्टिकुलर जो लैंड है वो जो है डिग्रेड होने लगती है, यानी वो अपने न्यूट्रिएंट्स को खोने लगती है। ओवर माइनिंग की जो ये सिचुएशन है झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा साइड सबको पता है ज्यादा होती है।
और इसके अलावा हमने जो ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान अपनी फसलों को उगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरप्लस प्रोडक्शन क्रिएट करने के लिए जो केमिकल्स यूज किए हैं, फर्टिलाइजर्स यूज किए हैं और जो मॉडर्न टेक्निक्स यूज की हैं, उसकी वजह से भी हमारी जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड होने लगी है। अब ये जो लैंड है कितनी खराब हो चुकी है, 56% वाटर इरोडेड है लैंड हमारी, यानी पानी से खराब हो चुकी है। 28% फॉरेस्ट डिग्रेडेड लैंड है हमारे पास, यानी जंगलों के अंदर भी 28% जो फॉरेस्ट लैंड है वो खराब हो चुकी है। और सैलिन और एल्कालाइन यानी नमकीन और क्षारीय तत्वों की वजह से हमारे एसिडिक के जो नेचर के जो कंटेंट्स होते हैं वो ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो उसकी वजह से हमारी 6% लैंड जो है डिग्रेड हो चुकी है और 10% लैंड सरफेस जो है विंड इरोजन की वजह से खराब हो चुकी है। अब आपको पता चला कि हमारी लैंड डिग्रेड कैसे हुई। अब बात करते हैं हम अगले जो हमारा टॉपिक है वो है सोयल। सोयल क्या होती है बेटा? अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सोयल, जिसके मेन न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारे प्लांट्स के लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं और इसके साथ साथ ये प्लांट्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। रोक जो सोयल है, सोल बेटा किससे बनती है? बनती किससे है? इसमें मेन तो क्लाइमेट का रोल भी होता है और जो है रिलीफ फीचर्स का भी रोल होता है, डीकम्पोजर्स का भी रोल होता है और नेचुरल एक्टिविटी जो होती हैं जैसे कि ज्यादा रनिंग वाटर, विंड और ग्लेशियर्स का रोल भी ज्यादा होता है और पेरेंट रॉक का भी रोल होता है, यानी मिट्टी के बनने के लिए ये सारे तत्व जिम्मेदार होते हैं। अब ये जमीन भी ये मिट्टी भी जो है हमारी खराब होने लगी है। अब सोइल कंजर्वेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सोइल कंजर्वेशन के लिए एफोरेस्टेशन करना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को ग्रो करना चाहिए। और सेकंड जो है हमें जो शेल्टर बेल्ट है उनको क्रिएट करना चाहिए। शेल्टर बेल्ट मीन्स एक रो में पेड़ों की लाइन जो है लगानी चाहिए ताकि इसके पीछे जो क्रॉप्स हमने ग्रो कर रखी है वो विंड के जो है उसे विंड से बचाई जा सके, यानी उसके प्रेशर से उसका बचाव हो सके। और थर्ड जो है चेक डैम्स बनाने चाहिए ताकि वाटर का हम कंजर्वेशन कर सकें, या फिर हमें जो है कॉन्टोर प्लोइंग करनी चाहिए, यानी एक जैसी ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर कॉन्टोर प्लोइंग की जाती है वो करनी चाहिए, या फिर हमें स्टेप फार्मिंग करनी चाहिए। और ज्यादा से कम जो है हमें क्या करना चाहिए? केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स का यूज कम करना चाहिए। और इसके अलावा जो है हम अगर कुछ और कर सकते हैं तो वो क्या है? ओवर माइनिंग, ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, इन सबको हमें कंट्रोल करना चाहिए। इस प्रकार हमने आज देखा कि लैंड और सोयल हमारी लाइफ का एक मेन पार्ट है जिनको डिग्रेड करने में भी हमारा रोल है, और अगर हम बचा सकता है इन्हें कोई तो वो भी हम हैं। अब जब बात आती है कि कितनी लैंड जो है हमने जो है किस पर्पज के लिए यूज की है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि हमारी लैंड सरफेस का कितना एरिया किसके अंडर में है, वो तो मैं बता चुकी हूँ आपको। लेकिन किन किन पर्पजेज के लिए यूज की जाती है, पर्पज क्या है हमारे? तो फर्स्ट है फॉरेस्ट के लिए, ज्यादा से ज्यादा हम पेड़ लगाते हैं या हम अपने फॉरेस्ट कवर हमारा है तो फॉरेस्ट के अंडर में भी हम लैंड हमारी होती है। नेक्स्ट जो है नॉट अंडर एग्रीकल्चरल लैंड, यानी वो जमीन जो खेती के लिए इस्तेमाल नहीं की जा रही, उसके अंदर पहला पार्ट है वेस्ट एंड बैरन लैंड का, यानी जो खराब बंजर जमीन है उसका। दूसरा है नॉन कल्टीवेबल टास्क के लिए। नॉन कल्टीवेबल टास्क मतलब कि जो है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाए, जैसे अपने घर बनाने के लिए, अपने कोई भी बिल्डिंग बनाने के, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या रोड्स बनाने के लिए जिस जमीन का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको हम बोने लायक नहीं छोड़ते, यानी हम उसके ऊपर अपनी जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करते रहते हैं। थर्ड जो है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है जिसमें करंट फैलो लैंड को छोड़ दिया गया है, यानी ऐसी जमीन जो बोई नहीं जा सकती, यानी उस पर पहले से या तो कोई मतलब कोई चीज ग्रो कर रखी है या कोई और काम हो रहा है तो उसको आप बो नहीं सकते। तो उसमें है परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स, यानी घास के वो मैदान जिन्हें पशुओं के चरने के लिए पहले से छोड़ा गया है। दूसरी है लैंड अंडर मिसेलिनियस ट्री क्रॉप्स, कुछ हमारे पवित्र पेड़ों के झुंड होते हैं जिन्हें हम जो है सेव करके रखते हैं। स्पेशली ट्राइबल जो कम्युनिटी जो होती है बेटा, ट्री क्रॉप्स को सेव करके रखते हैं, उनकी कंजर्वेशन के लिए काफी एरिया को वो प्रिजर्व करती है। ऐसे एरियाज के अंडर में भी लैंड है। इसके अंदर नेट सोन एरिया नहीं है बेटा, जो खेतों के अंदर जो हम फसलें उगाते हैं वो वाला एरिया इंक्लूड नहीं किया गया है। थर्ड जो है इसका पार्ट है कल्ट्रेबल वेस्टलैंड, वो वेस्टलैंड जिसे बोया जा सकता है, और इसके अंदर जो है
इंक्लूड किया जाता है उस जमीन को जो कि छोड़ दी गई है, 5 साल से ज्यादा समय के लिए खाली छोड़ दी गई है, ऐसी जमीन को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। अब फोर्थ पार्ट है हमारा कि हमने लैंड को कैसे यूज किया, फैलो लैंड के रूप में यूज किया। फैलो लैंड के अंदर भी बेटा 2 पार्ट होते हैं, एक तो होती है करंट फैलो लैंड और एक होती है अदर देन करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड के अंदर कौन सा एरिया होता है बेटा, वो एरिया जिसे 1 साल के लिए या 1 से कम साल के लिए यानी 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए या 5 महीने के लिए खाली छोड़ दिया गया ताकि वो अपनी फर्टिलिटी रिगेन कर ले। ऐसी एरिया को बोया तो जा रहा है लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको बीच में गैप आ रहा है, तो ऐसी लैंड को हम क्या कहते हैं, करंट फैलो लैंड। अब जो है दूसरा पार्ट है इसका अदर देन करंट फैलो लैंड, इसके अंदर वो एरिया इंक्लूड किया जाता है जो 1 से 5 साल के बीच का गैप इंक्लूड करता है, मतलब जिसे 1 से 5 साल तक के लिए खाली छोड़ दिया गया, हो सकता है 2 साल के लिए छोड़ दिया गया, हो सकता है 3 साल के लिए छोड़ दिया गया। ऐसी जमीन को हम जो है बाद में फिर बोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं अदर देन करंट फैलो लैंड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। इसी के अंदर जो है हमने कि लैंड को किस किस पर्पज के लिए यूज किया, तो उसके अंदर है ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। इसमें क्या होता है बेटा, मोर देन वंस, जिसके लिए 1 से ज्यादा बार बोया गया एरिया, और इसके अलावा नेट सोन एरिया। अब आपके मन में बार बार एक बात आ रही होगी कि नेट सोन एरिया 2-3 बार आ चुका है, तो क्या है ये नेट सोन एरिया? वो एरिया जो प्रॉपर टोटल एरिया जो क्रॉप्स के ग्रो करने के लिए यूज किया गया उसको हम नेट सोन एरिया कहते हैं। कुल बोया गया क्षेत्र यानी कुल जिसमें फसल बोई गई हो सिर्फ, और प्लस में ऐसी लैंड जिसके ऊपर 1 से ज्यादा बार 1 एग्रीकल्चरल ईयर के अंदर, एक कृषि वर्ष के दौरान जिसको 1 से ज्यादा बार इस्तेमाल किया गया बोने के काम के लिए, और प्लस में जहां पर फसलें उगाई गई हैं वो एरिया भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। इस प्रकार ये हो गया ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। तो अब जब हम बात करते हैं कि इसमें ग्रोस, ये हमने देख लिया कि पर्पज क्या है, किस पर्पज से हम लैंड को यूज कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो है कि किस टाइप से हम अपने लैंड को, सोइल को कंजर्व कर सकते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ लैंड वाले टॉपिक में कि हम एफोरेस्टेशन कर सकते हैं, मल्चिंग मेथड यूज कर सकते हैं, शेल्टर बेल्ट क्रिएट कर सकते हैं, चेक डैम्स बना सकते हैं, या फिर हम जो है इसके लिए क्या कर सकते हैं, स्टेप फार्मिंग कर सकते हैं, कंटोर प्लोइंग कर सकते हैं, और इस टाइप से हम और केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का कम से कम इस्तेमाल करके हम अपनी जो है सोयल को कंजर्व कर सकते हैं, जमीन की को खराब होने से बचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही बेटा। होप करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अब इसके जो मेजर जो आपको दिखाई दें कि ये मेन कंटेंट है, ये मेन जो है फैक्ट्स हैं, उन्हें आप सर्च कीजिए अपने लेवल पे और अपनी नोटबुक में लिखिए, और इसके साथ साथ आपकी इस लेसन के एंड में जो एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें साथ ही साथ अपनी नोटबुक में कवर करते चलें। थैंक यू।